हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बजट के टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे कि बजट का क्या इतिहास रहा है, इसका क्या अर्थ होता है और इसका क्या महत्व है। इसके साथ ही भारतीय संसद में बजट की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, हमारी डे टू डे लाइफ में हमें ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो संसाधनों की कमी के कारण जन्म लेती हैं। मतलब हमारी लाइफ में ऐसी कई सारी समस्याएं आती हैं जो कि रिसोर्स की कमी के कारण जन्म लेती हैं, संसाधन की कमी के कारण जन्म लेती हैं। जैसे कि अगर पैसे की कमी है तो उससे जुड़ी कई सारी समस्याएं हमें मिलती हैं। और इस समस्या से निपटने का जो आज के टाइम पर सबसे अच्छा तरीका है वो है बजट। बजट के द्वारा एक नॉर्मल इंसान ऐसी समस्याओं को मैनेज करने की कोशिश करता है। बजट ना केवल हमारे खर्च को योजनाबद्ध करने में हमारी मदद करता है, बल्कि संसाधनों के कुशलतम उपयोग को भी सुनिश्चित कुशलतम मतलब होता है इफ़िशिएंट, बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग को भी सुनिश्चित करता है। कहने का मतलब ये है कि एक आम नागरिक बजट के द्वारा अपने कम संसाधनों में भी अपने खर्च को मैनेज करने की कोशिश करता है, अपने खर्च को योजनाबद्ध करने की कोशिश करता है और थोड़े से रिसोर्स को भी बहुत ही इफ़िशिएंट तरीके से उपयोग कर पाता है। ये सब किसके द्वारा होता है? बजट के द्वारा। तो ये बात तो हो गई एक आम नागरिक की कि एक आम नागरिक बजट के द्वारा जो संसाधनों की कमी के कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनसे निपटने की कोशिश करता है, उनको मैनेज करने की कोशिश करता है। अगर हम बात करें राज्यों की या देशों की, तो इसी तरह सदियों से राज्यों ने सार्वजनिक वित्त या व्यय को कुशलतापूर्वक प्रबंधित या मैनेज करने की समस्या का सामना किया है। कहने का मतलब यह है कि सदियों से राज्यों ने इस समस्या का सामना किया है कि किस तरह पब्लिक के पैसे को सही दिशा में उपयोग किया जाए, किस तरह से अपने खर्च को मैनेज किया जाए। तो ऐसी समस्याओं का सामना सदियों से राज्यों ने किया है और जैसे जैसे राज्यों का विकास हुआ ये समस्या बढ़ती ही चली गई। समय के साथ एक तरफ राज्य की जिम्मेदारी सभी दिशाओं में कई गुना बढ़ गई और दूसरी तरफ संसाधन की बर्बादी को रोकने और धोखाधड़ी पर नियंत्रण सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता महसूस की गई। तो इन समस्याओं के समाधान की दिशा में जितने भी प्रयास किए गए उन्होंने हमें बजट की शुरुआत तक पहुंचाया। और ये बजट की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? तो इंग्लैंड में सबसे पहले बजट की शुरुआत हुई थी। तो अभी तक हमने जितना भी थोड़ा बहुत पढ़ा है बजट के बारे में अभी इस वीडियो में, तो उस हिसाब से देखा जाए, तो उस संदर्भ में देखा जाए तो बजट को विशिष्ट समय अवधि के लिए सरकार द्वारा बनाई गई वित्तीय योजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब किसी विशिष्ट समय के लिए, किसी स्पेशल समय के लिए सरकार जब अपनी कोई वित्तीय योजना यानी कि फाइनेंस प्लानिंग करती है, फाइनेंशियल योजना बनाती है, तो उसको बजट कहते हैं। आगे अभी हम बजट को और भी डिटेल में समझेंगे। बट अगर उससे पहले अगर हम बजट की इम्पोर्टेंस की बात करें, तो बजट की इम्पोर्टेंस हम बस इस बात से समझ सकते हैं कि कुछ विद्वानों ने बजट को स्पेशली विकासशील देशों के लिए वित्त बजट प्रक्रिया को जीवन रक्त कहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि विकासशील देशों के पास रिसोर्सेज की कमी होती है, तो कम रिसोर्सेज में भी वो अपने खर्च को किस तरह मैनेज करें, तो बजट के द्वारा ही वो अपने देश की अर्थव्यवस्था को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कई विद्वानों ने बजट को उनका जीवन रक्त कहा है। बजट शब्द वास्तव में लैटिन शब्द बुल्गा से लिया गया है। बुल्गा का अर्थ होता है चमड़े का थैला। इसके बाद ये बुल्गा शब्द फ्रांस की भाषा में बाउगेट बन गया। इसके बाद थोड़े परिवर्तन के साथ अंग्रेजी में यह शब्द बॉगेट या बॉजेट बना और बाद में कुछ समय बीतने के बाद यही शब्द अंग्रेजी में बजट बन गया। मतलब फ्रेंड्स, पहले जो ये बजट शब्द था वो लैटिन शब्द बुल्गा था, फिर बुल्गा से बना बाउगेट से बना बॉजेट या बॉगेट और फिर लास्ट में बना बजट। फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ ध्यान से देखिए। 1773 में 1773 में बजट शब्द पहली बार ब्रिटिश संसद में इस्तेमाल किया गया था।
जब उस समय के ब्रिटिश वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वॉलपॉल ने आय व्यय विवरण प्रस्तुत किया था और तब से इस शब्द का उपयोग पूरी दुनिया में सरकारी व्यय और आय के संदर्भ में किया जाता रहा है। मतलब बजट का जो अर्थ है वो कब सरकारी आय और व्यय के संदर्भ में लिया गया, तो 1773 से बजट शब्द का जो अर्थ था वो क्या बन गया, सरकारी आय और व्यय। मतलब सरकार की क्या इनकम होती है, सरकार कहाँ खर्च करती है, इससे जुड़ा ये शब्द बन गया। भारत में पहला बजट जेम्स विल्सन द्वारा, जो कि उस समय भारतीय परिषद के वित्त सदस्य थे, फाइनेंस मेंबर थे, 18 फरवरी 1860 को प्रस्तुत किया गया था। तो जेम्स विल्सन के द्वारा 18 फरवरी 1860 को भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अच्छे से याद रखिए। इसके बाद भारत की स्वतंत्रता के बाद आर के शनमुखम चेट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947 को केंद्रीय बजट पेश किया गया था। साधारण शब्दों में कहा जाए तो बजट एक निश्चित अवधि के लिए संभावित आय और खर्च का ब्यौरा होता है। मतलब एक निश्चित अवधि, एक समय में जो सरकार की जो संभावित, जो फ्यूचर में जो इनकम होगी और फ्यूचर में सरकार जहाँ जहाँ खर्च करेगी, इसी का ब्यौरा, इसी की जानकारी बजट है। सरकार की आय एवं व्यय का एक विवरण जिस दस्तावेज में एकत्रित किया जाता है उसे बजट कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको बजट शब्द का काफ़ी अच्छे से मतलब समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया, बट वीडियो को एंड तक देखते रहें, आपको इस शब्द का मतलब रियलिटी में समझ में आ जाएगा। बजट में विगत वर्ष की आय और व्यय के अनुमानों का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बजट में 3 वर्ष का, मतलब 3 वर्ष के वित्तीय विवरण को प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे कि वर्तमान वर्ष क्या है, 2022 से लेकर 2023 तक का जो बजट है वो प्रस्तुत किया गया है वर्तमान समय में। बट बजट में इससे पिछले वाला जो वर्ष था 2021 और 2022 का, तो उसमें जो सरकार की बजट की जो उपलब्धियां रही थी, जो कमियां रही थी, उसको भी शामिल किया जाएगा। तो ये पिछला वर्ष भी इसमें जोड़ लिया गया 2021 से लेकर 2022 तक। और वर्तमान वर्ष तो है ही, 2022 से लेकर 2023 तक का बजट तो है ही कि सरकार इस वर्ष में क्या क्या योजना बना रही है, क्या क्या काम कर रही है। और जो आने वाला वर्ष है 2023 से 2024 तक का, सरकार उस वर्ष में क्या करना चाहती है, कौन सी योजनाएं बनाएगी सरकार, तो उसका भी वित्तीय विवरण दिया जाता है। तो 2021 से 2022 तक जो बीत गया, 2022 से 2023 तक जो वर्तमान है, और जो आने वाला है 2023 से 2024 तक, तो इस 3 वर्ष को वित्तीय विवरण में, बजट में शामिल किया जाता है। हालांकि मेन फोकस तो हमारा वर्तमान वर्ष पर ही होता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन पे कि क्या भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर है नहीं। भारतीय संविधान में कहीं भी बजट लिखा ही नहीं गया। भारतीय संविधान में बजट शब्द की जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है। और जाहिर सी बात है, वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब भी वही है जो बजट का मतलब होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और खर्च का विवरण होता है, जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 21 मार्च तक होता है। कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण को कुछ इस प्रकार से समझाया गया है कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है उसमें सरकार का जो अनुमानित, जो संभावित खर्च वगैरह है वो लिखा जाता है। और कब से कब तक का, तो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक का उसमें होता है। यहाँ 1 अप्रैल का मतलब है जैसे कि 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक। तो ये कुछ इस प्रकार का वित्तीय विवरण संविधान में एक्सप्लेन किया गया है। 2017 तक भारत सरकार के 2 बजट होते थे। एक होता था रेलवे बजट और दूसरा होता था आम बजट। जो रेलवे बजट था उसमें सिर्फ रेलवे मंत्रालय का आय और व्यय, रेलवे मंत्रालय की कितनी इनकम हुई, कितना खर्च आया,
वो शामिल होता था। जबकि जो आम बजट था, रेलवे मंत्रालय के बजट को छोड़ दिया जाए तो जितना भी कुछ बचा वो सब का सब आम बजट में आ जाता था। जितनी भी सरकार की इनकम थी, जितना भी सरकार का व्यय था, खर्च था, वो सब का सब आम बजट था। रेलवे बजट को आम बजट से एकवर्थ समिति रिपोर्ट 1921 की सिफारिश पर 1924 में पृथक किया गया था। फ्रेंड्स, अभी जितना भी हम पढ़ रहे हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, उनको आप नोट करते रहिए। जैसे कि एकवर्थ समिति, हो सकता है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी, मतलब कॉलोनियल टाइम पर भारत में जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश हुकूमत थी, वो भारत को ज़्यादा से ज़्यादा लूटना चाहती थी, भारत के गांव-गांव तक पहुंचना चाहती थी ताकि भारत को अच्छे से लूटा जा सके। इस कारण से उनका मेन फोकस था रेलवे का विकास। तो रेलवे का विकास करने के लिए उन्होंने रेलवे को अलग कर दिया, रेलवे मंत्रालय के बजट को पूरी तरह अलग कर दिया गया था। बट फिर भी आज़ादी के बहुत ही लंबे समय बाद 2017 में इसको एक किया गया, मतलब रेलवे बजट और आम बजट को 2017 में अब एक कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसार 77 के अनुसार बजट के संबंध में प्रमुख जिम्मेदारी केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा पूरी की जाती है। तो फ्रेंड्स, आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत की बजटीय प्रक्रिया की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन सा काम किया जाता है? सबसे पहले बजट तैयार किया जाता है। अगर हम बजट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला काम कौन सा किया जाएगा? सबसे पहला काम यही किया जाएगा कि बजट तैयार किया जाएगा। बजट तैयार करने की प्रक्रिया में 4 संस्थाएं भाग लेती हैं: वित्त मंत्रालय, सामान्य प्रशासन मंत्रालय, नीति आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो मेन काम तो वित्त मंत्रालय का ही है, फिर भी अन्य मंत्रालयों की भी सलाह ली जाती है। जैसे कि प्रशासनिक ज्ञान की आवश्यकता होती है वित्त मंत्रालय को, इसलिए प्रशासन मंत्रालय का मतलब मंत्रालय की सहायता ली जाती है। प्रत्येक वर्ष बजट की तैयारी जो होती है वो सितंबर में के महीने के आसपास तब शुरू होती है। प्रत्येक वर्ष बजट की तैयारी सितंबर महीने के आसपास तब शुरू होती है जब केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का विभाग विभिन्न विभागों को एक परिपत्र जारी करता है, जिसमें उनसे एक ढांचागत प्रारूप में अपने खर्च अनुमान के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है। फ्रेंड्स, जितने भी मंत्रालय होते हैं उनके अंदर कई सारे विभाग होते हैं। तो जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय का जो आर्थिक मामलों का जो विभाग है, वो अन्य सभी विभागों को एक लेटर जारी करता है, जिसमें वो सबसे कहता है कि आपका जो जो खर्च होने वाला है अगले साल, उसका एक मुझे स्ट्रक्चर बनाकर दे दो, लगभग आपका कितना खर्च होगा उसका प्रारूप या ड्राफ्ट बनाकर मुझे दे दो, ताकि हम बजट बना सकें। और इसी के साथ बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जब बजट जब बनकर पूरी तरह तैयार हो जाता है तो अब इसकी संसद में कई सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। तो संसद में बजट की जो सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है वो होता है बजट का प्रस्तुतिकरण। बजट को प्रेजेंट किया जाता है संसद में। पहले ये जो बजट को प्रेजेंट किया जाता था वो फरवरी के अंतिम दिन, फरवरी के मतलब 28 फरवरी हो गई, 29 फरवरी हो गई, तो इस दिन बजट को पेश किया जाता था। बट बजट बनाने में बहुत बजट को पास कराने में बहुत टाइम लग जाता था। इस वजह से अब से 2017 से 1 फरवरी के आसपास ही बजट को लगभग प्रस्तुत किया जाता है संसद में। वित्त मंत्री जब बजट को संसद में पेश करते हैं तो वो एक भाषण देते हैं। उस भाषण को बजट भाषण भी कहा जाता है। और जिस दिन बजट को प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, उस दिन बजट पर कोई भी चर्चा नहीं होती है। और एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि बजट को सबसे पहले लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में बजट को भेजा जाता है। बजट के प्रस्तुतिकरण के बाद 3 से 4 दिन तक, लगभग 3 से 4 दिन तक संसद में बजट को लेकर एक आम चर्चा होती है, जनरल डिस्कशन होता है। इसमें कुछ प्रश्न भी उठाए जाते हैं जिसका आंसर वित्त मंत्री दे सकते हैं। इसके बाद सदन को 3 से 4 हफ्तों के लिए
स्थगित कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है और विभागीय समितियों द्वारा अब बजट की जांच की जाती है। तो वर्तमान समय में 24 विभागीय स्थायी समितियां हैं जो कि संबंधित मंत्रालयों की अनुदान मांगों आदि की विस्तार से जांच करती हैं। देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग स्थायी समिति बनाई गई है। वो जांच करती है कि जो भी संबंधित विभाग है वो जितना पैसा मांग रहा है, क्या वो पैसा जायज़ है, क्या उसकी मांग जायज़ है। हो सकता है कि मान लो कोई विभाग है जो कि 10,000 करोड़ रुपए मांग रहा है, तो समिति जांच करेगी कि ये जो काम, जिस काम के लिए ये 10,000 करोड़ मांग रहा है, क्या ये काम 5,000 करोड़ में भी हो सकता है, क्या ये 7,000 करोड़ में भी हो सकता है, या फिर ये 10,000 करोड़ में ही होगा। तो ये जांच करती हैं और अपनी रिपोर्ट तैयार करती हैं, और जब इनकी रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो ये अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करती हैं। फिर सदन में इनकी रिपोर्ट पर विचार किया जाता है। इसके बाद आगे की कार्यवाही शुरू की जाती हैं। इसके बाद अगला जो प्रोसेस आता है वो आता है अनुदान की मांग पर मतदान। अब बजट में पहले ही मांग की जा चुकी है कि सरकार ये काम कर रही है, तो सरकार को इतने इतने पैसे की आवश्यकता है। इसी के हिसाब से सभी मंत्रालय अपनी अपनी अनुदान की मांग सदन में पेश करते हैं। और यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि अनुदान की मांग पर जो मतदान होता है, जो वोटिंग होती है, वो सिर्फ लोकसभा में होती है, राज्यसभा में नहीं होती है। अब सदन में वोटिंग के दौरान ही सदस्य अनुदान मांगों पर कटौती के लिए प्रस्ताव भी ला सकते हैं। इस प्रकार के प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है, जिसके 3 प्रकार होते हैं। स्पेशली ये विपक्ष के द्वारा लाए जाते हैं कटौती प्रस्ताव। पहला है नीति कटौती प्रस्ताव। नीति कटौती प्रस्ताव सरकार के प्रति असहमति को व्यक्त करते हैं। स्पेशली ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और ये व्यक्त करता है कि जो विपक्ष है वो सरकार की नीति से बिल्कुल असहमत है, बिल्कुल सहमति नहीं है। उसे लगता है कि सरकार जो भी पैसा मांग रही है वो पानी में जाएगा। जैसे कि मान लो सरकार का एक मंत्रालय है जो 10,000 करोड़ या 15,000 करोड़ रुपए मांग रहा है, तो जो विपक्ष है वो इससे नाखुश है, वो इससे असहमत है। ना केवल विपक्ष, मान लीजिए कोई भी सांसद है जो इससे असहमत है, तो वो नीति कटौती प्रस्ताव ला सकता है। और नीति कटौती प्रस्ताव में ये कहा जाता है कि जो मांग की राशि है, मान लो 10,000 करोड़ रुपए मांगे गए हैं, तो अब उसको 1 रुपये कर दिया जाए, सारा पैसा काट लिया जाए और उसको 1 रुपये दिया जाए। इसके बाद दूसरा है आर्थिक कटौती प्रस्ताव। आर्थिक कटौती प्रस्ताव में एक निश्चित कमी की मांग की जाती है। जैसे कि सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए मांगे हैं, तो इस कटौती प्रस्ताव में कहा जाता है कि 2,000 करोड़ रुपए कम कर दिए जाएं और सरकार को मात्र 8,000 करोड़ रुपए दिए जाएं। तो इसमें इस तरह एक निश्चित कमी की मांग की जाती है। इसके बाद तीसरा कटौती प्रस्ताव है वो है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। यह भारत सरकार के किसी दायित्व से संबंधित होता है। इसमें कहा जाता है कि जो मांग है उससे 100 रुपये, उसमें 100 रुपये की कमी की जाए। मतलब जितना भी, मान लो 10,000 करोड़ रुपए मांगे गए हैं सरकार की तरफ से, तो उसमें 100 रुपये कम कर लिए जाएं और सरकार को सारा पैसा दे दिया जाए। इसमें मात्र प्रतीक के रूप में, सांकेतिक रूप से कटौती की जाती है। वैसे फ्रेंड्स, अगर पर्सनली कहा जाए तो ये कटौती प्रस्ताव कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। अगर ये कटौती प्रस्ताव पारित हो जाएं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है कि सरकार बहुमत में ही नहीं है, और जब सरकार बहुमत में नहीं है तो विपक्ष तुरंत अविश्वास प्रस्ताव लाएगा सदन में और फिर सरकार गिर सकती है। तो अनुदान की मांगों पर मतदान हो जाते हैं, पक्ष में ही होते हैं ज़्यादातर, तो अनुदान की मांगों पर मतदान हो जाते हैं। मतलब सब कुछ हो गया, आम चर्चा भी हो गई, बजट प्रस्तुत भी हो गया और समितियों ने भी जांच कर ली, अपनी रिपोर्ट बना ली और मतदान भी हो गया। अब तो सरकार को पैसा चाहिए। अब मतदान हो गया, बट सरकार को पैसा कैसे मिलेगा? तो संविधान में साफ साफ कहा गया है कि अगर संविधान में ये साफ साफ व्यवस्था की गई है कि भारत की संचित निधि से, भारत के कंसोलिडेटेड फंड से विधि सम्मत विनियोग के सिवाय धन की निकासी नहीं होगी। मतलब आपको एक प्रोसीजर के तहत ही आप पैसा निकाल सकते हो। तो इसी कारण से भारत की निधि से विनियोग के लिए, मतलब पैसा निकालने के लिए, सरकार विनियोग विधेयक सदन में पूर्व स्थापित यानी कि इंट्रोड्यूस करती है, लाती है। इस विधेयक में सरकार साफ साफ लिख देती है कि जो भी अनुदान मांगे गए थे मंत्रालयों के द्वारा,
मतलब इस मंत्रालय ने इतने रुपए मांगे, इस मंत्रालय ने इतने रुपए मांगे, हमें ये सारा का सारा पैसा निकालना है, तो वो उस विनियोग विधेयक में लिख दिया जाता है। बट इसके साथ ही सरकार प्लस में ये भी लिख देती है कि जो कंसोलिडेटेड फंड है उसके ऊपर कुछ भारित व्यय होते हैं, जैसे कि संचित निधि पर कुछ भारित व्यय होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति की सैलरी। अब राष्ट्रपति की सैलरी के लिए कोई वोटिंग वगैरह नहीं होती, सरकार को सैलरी तो देनी है राष्ट्रपति को, उस सरकार सोचेगी नहीं, सरकार को तो राष्ट्रपति को सैलरी देनी ही देनी है। और इसके अलावा जैसे कि CJI हैं, चीफ जस्टिस हैं जो हमारे इंडिया के, उनकी जो सैलरी है तो वो भी सरकार को देनी है, तो सरकार प्लस में विनियोग विधेयक में उन सैलरीज को भी निकाल लेती है। विनियोग विधेयक एक धन विधेयक की तरह ही व्यवहार करता है, मतलब विनियोग विधेयक एक धन विधेयक ही होता है, जिस कारण से राज्यसभा को विनियोग विधेयक से संबंधित बहुत ही कम अधिकार प्राप्त हैं। वो मात्र 14 दिन तक ही विनियोग विधेयक को अपने पास रोक कर रख सकती है। तो इस प्रकार विनियोग विधेयक आसानी से पारित हो जाता है और सरकार को पैसा मिल जाता है। बट एक अंतिम प्रोसेस क्या है, अंतिम प्रक्रिया ये है कि वित्त विधेयक भी सरकार को पारित करना पड़ता है। अब वित्त विधेयक का क्या रोल है? वित्त विधेयक को सरकार को इसलिए पारित करना पड़ता है कि सरकार ने बजट में जो नए नए टैक्स वगैरह लगाए हैं या जो टैक्स में कटौती करी है उसको भी तो लागू करना है, जो नियम बनाए हैं बजट में उनको भी तो लागू करना है। तो सरकार उनको लागू करने के लिए वित्त विधेयक को पारित करती है। अब वित्त विधेयक से संबंधित एक प्रावधान ये किया गया है संविधान में कि 75 दिनों के अंदर वित्त विधेयक भी पारित हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने एक पूरे बजट के प्रोसेस को देख लिया कि किस तरह से बजट बनाया जाता है और किस तरह बजट बनकर तैयार होता है और लागू होता है। यहाँ पर एक पॉइंट हमने अभी छोड़ दिया था, बट अभी हम उसको समझ लेते हैं। जैसे कि सरकार के पास तो बस 31 मार्च तक का ही पैसा होता है, और जो ये बजट की प्रक्रिया है ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, कई बार ये अप्रैल तक चली जाती है। तो इसके लिए एक प्रावधान किया है संविधान में जिसे लेखानुदान के नाम से जाना जाता है। अब ये लेखानुदान क्या है? अब संसद में बजट पर जब आम बहस हो जाती है, जो दूसरा प्रोसेस था संसद में कि आम बहस का जब एक जनरल डिस्कशन हो जाता है, तो उसके बाद सरकार ने सरकार ने जितना भी पैसे की मांग की है बजट में, उसका 1/6 मतलब 1/6 पैसा सरकार को दे दिया जाता है। आम बहस के तुरंत बाद ही उसे ही लेखानुदान कहा जाता है, ताकि सरकार ये जो पैसा होता है वो 2 महीने तक का माना जाता है, और ताकि सरकार आगे के अपने खर्च को चला सके, इसके लिए ये प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा बजट के प्रकार भी होते हैं, अगर आप चाहें तो इन बजट के प्रकारों को भी समझ सकते हैं। वैसे बजट के बारे में जितनी भी बातें अभी तक हमने की हैं ये आपके लिए इनफ होगा, बट बजट को प्रकारों को एक बार अगर आप समझ लेते हैं बजट के, तो और भी अच्छा रहेगा ये आपके लिए। बजट के प्रकारों की वीडियो आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी।